तीन चीज़ें अमेरिका में याद रखना। सर आप कैसे सेटल हुए, तो सबका आंसर यही होता है, बिजनेस पर्पसेस के लिए आए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर काफ़ी लोगों की ड्रीम है अमेरिका आना। वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, असाइलम के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। $6,000 से लेके $10,000 के बीच। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। आज का क्वेश्चन ये है कि सर अगर मेरे पास विजिट वीज़ा है और अगर मैं यहाँ पर अमेरिका में आकर ड्राइविंग करना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट में यहाँ पर कार चला सकता हूँ? इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। मेरे पास 10 साल का वीज़ा ऑलरेडी है, तो क्या मैं यहाँ पर आकर ड्राइविंग कर सकता हूँ और क्या मैं उससे पैसे कमा सकता हूँ या नहीं? तो इस बारे में बात करते हैं। एक भाई लिख रहे हैं कि सर मेरे पास विजिट वीज़ा ऑलरेडी है, मुझे कुछ तरीके बताएं कि अगर उस विजिट वीज़ा से हम यहाँ पर आकर उसको वर्क परमिट में चेंज करें तो क्या तरीका है, लोग क्या करते हैं और कितना खर्चा आता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को आता है कि सर खर्चा के बारे में आप बताओ, कितने पैसे लगेंगे, जो डॉलर्स में यहाँ पर लगता है उसके बारे में एक प्रॉपर एक एग्जैक्ट अमाउंट बताओ कि हाँ इतना हमें अमाउंट चाहिए अगर आपको वर्क वीज़ा से वर्क परमिट में चेंज करना है। लेकिन ऐसा कुछ डायरेक्ट तरीका नहीं है कि मतलब वर्क वीज़ा है आपके पास तो यहाँ पे वर्क परमिट मिल जाएगा। तो क्या तरीके हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एक बार लिखता है कि सर आप जो भी इन्फॉर्मेशन देते हो बहुत खुलकर बताते हो, कोई भी डाउट नहीं रहता, एकदम जैसे नॉर्मल इंसान से हम लोग बात करते हैं आप वैसे बात करते हो। तो यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं नॉर्मली भी आप अगर मेरे को मिलोगे तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ, अपने दोस्तों जैसे ही करता हूँ, मम्मी पापा से ऐसे करता हूँ, सबसे ऐसा ही हूँ नॉर्मली भी। तो अच्छा लगा ये आपका जो कमेंट, आपने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि मैं जब भी बोलता हूँ तो जेन्यून चीज़ बोलता हूँ, लीगल आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। करते हैं इन सब क्वेश्चन की बात। आयो तो सबसे पहले तो हमें इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है, वैलिड है, वो एक्सपायर नहीं हुआ है और आपके पास यूएसए का विजिट वीज़ा है या कोई और वीज़ा है, आप यहाँ पर आके आपकी जितने भी दिन की विजिट है उस दिन तक आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हो। अब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्या होता है कि वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि शो करता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है होम कंट्री का वो वैलिड है। दूसरा, वो आपका अगर किसी और लैंग्वेज में है तो वो उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इतना ही फ़र्क है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट में। कोई ऐसा कोई बड़ा कोई लाइसेंस नहीं है, ये आपको मिल जाएगा अपना जैसे आरटीओ ऑफिस रहता है वहीं से। आपको अगर विजिट करना है अमेरिका तो पहले उन्हीं से ये निकाल कर आओ। जो आपको क्वेश्चन का आंसर है कि सर अगर मैं विजिट वीज़ा पे अमेरिका में आता हूँ तो क्या मैं अमेरिका में आके कार ड्राइव कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस, कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कमर्शियली उसको यूज़ करूँ तो वो आप नहीं कर सकते। मुझे पता है कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आके मैं अपने ही होम कंट्री के लाइसेंस पे और अगर मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट निकाल के आता हूँ तो क्या मैं यहाँ पर आके टैक्सी चला सकता हूँ, ऊबर चला सकता हूँ, लिफ्ट कर सकता हूँ, ट्रक चला सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है। आप अगर आपके पास अपनी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास आईडीपी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अगर आपने जब विजिट करना है यहाँ पर पहले से आप निकाल कर आते हो, तो आप अपनी कार पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर, चाहे आप रेंटल कार लो चाहे किसी और की कार चला रहे हो, तो आप ड्राइविंग कर सकते हो। लेकिन आप जो है उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आईडीपी चाहिए, किसी स्टेट्स में ही रिक्वायरमेंट है, सब स्टेट्स में नहीं। आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है आपकी होम कंट्री का, एक्सपायर्ड नहीं है, तो भी आप चला सकते हो। क्योंकि मोस्टली जो मुझे इन्फॉर्मेशन मालूम है अप टू 90 डेज़ तक की नॉर्मली विजिट 90 डेज़ का होता है, या फिर 3 months to 6 months, इससे ज़्यादा तो विजिट होता नहीं है। विजिट वीज़ा पे भी अगर आपको स्टैम्प मिलेगी टूरिस्ट वीज़ा पे, वो भी मैक्सिमम 6 महीने की मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। तो आप 3 to 6 मंथ भी अगर यहाँ पर रहते हो आप कार ड्राइव कर सकते हो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है अपनी होम कंट्री का, वैलिड, एक्सपायर नहीं है, और अगर आपके पास आईडीपी है लेकिन आप उसको टैक्सी वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि सर मैं अगर विजिट वीज़ा पर आता हूँ तो उससे मैं वर्क परमिट तक कैसे पहुँचता हूँ, और अगर मुझे टैक्सी वगैरह चलानी है, ऊबर चलाना है, ट्रक चलाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यार अब विजिट वीज़ा का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पर घूमने आए हो, घूम कर वापस जाना है। इसमें कुछ ही तरीके हैं जिससे कि लोग यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर सेटल हुए हैं। सबसे पहला तरीका, आप यहाँ पर घूमने आए, आपको किसी यूएस सिटीजन से प्यार हो गया, आपने उससे शादी कर ली और उसके बाद आप शादी करने के बाद उसके इमीडिएट रिलेटिव बन गए। उस बिहाफ में आपको इमिग्रेंट वीज़ा मिलता है, बेसिकली ग्रीन कार्ड मिलता है। तो आप जब यहाँ पर ग्रीन कार्ड आपको आ गया, आपको वर्क परमिट आ गया, आप टैक्सी चलाओ, कार चलाओ, जो करना है आप यहाँ पर कर सकते हो। आप
परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो अगर आपकी मैरिज किसी यूएस सिटीजन से हो जाती है। तो ये जो कैटेगरी है ये है इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी IR1 स्पाउस ऑफ यूएस सिटीजन। तो ये है पहला तरीका। और जब आप यहाँ पर आओगे ना, आप पूछोगे, जितने भी लोग यहाँ पे सेटल हुए हैं मोस्टली, आप जब पूछोगे सर आप कैसे सेटल हुए, तो सबका आंसर यही होता है कि भाई मैं शादी किया और यहाँ पर अभी सेटल हो गया। तो ये है सबसे पहला, सबसे ईजी और सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको अपने विजिट वीज़ा को वर्क परमिट बेसिकली परमानेंट रेजिडेंसी में चेंज करना है। तो ये सबसे पहला तरीका है जो लोग करते हैं और यहाँ पर सेटल हुए हैं। इसको आप जो है डिनाई नहीं कर सकते कि भाई नहीं हुए लोग मोस्टली लोग इसी तरीके को यूज़ करके यहाँ पर सेटल हुए। अब है दूसरी कैटेगरी। अब विजिट वीज़ा में खाली ये तो नहीं है कि आप घूमने आए, कुछ लोग बिजनेस पर्पसेस के लिए आते हैं। तो जब वो लोग बिजनेस पर्पसेस के लिए आए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर, तो उस बिहाफ पर भी उनको ग्रीन कार्ड मिलता है, जैसे EB-5 कैटेगरी। अगर आप कुछ $1.2 मिलियन USA में इन्वेस्ट करते हो, 10 लोगों को 10 US जॉब्स को क्रिएट करते हो, तो आपकी यहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको ग्रीन कार्ड देती है। और अगर आप किसी टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया में, उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम है, फॉर एग्जांपल $8 लाख के करीब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो और 10 लोगों को जॉब देते हो, तब भी आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। तो जब ग्रीन कार्ड आ गया मतलब आपका वर्क परमिट आ गया, आपको वर्क ऑथराइजेशन मिल गया, हर वो चीज़ मिल गई है जो एक US सिटीजन कर सकता है। बस आप खाली वोट नहीं कर सकते, बाकी आप सब काम यहाँ पर कर सकते हो क्योंकि आप एक लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो इसके थ्रू भी। तो ये है दूसरी कैटेगरी। अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो उसको भी हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और आप ग्रीन कार्ड की तरफ जाते हो। और काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, एक इन्वेस्टर वीज़ा होता है E2 इन्वेस्टर वीज़ा, वो भी लोग लगवाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ट्रीटी होती है। अगर USA की बाकी कंट्री के साथ ये वाली ट्रीटी है, E2 ट्रीटी, इंडिया के साथ नहीं है, पर जैसे पाकिस्तान, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये ट्रीटी है, तो लोग ये यूज़ करके भी यहाँ पर ग्रीन कार्ड लेते। चलते हैं तीसरी कैटेगरी में। अब कुछ लोग यहाँ पर आते हैं विजिट वीज़ा पे, लेकिन उनकी कंट्री में उनको कुछ खतरा था, उनको कुछ फियर है, उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस पास्ट में रहा है कि उनको लगता है कि अगर मैं वापस जाता हूँ तो मुझे और दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, असाइलम के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं। असाइलम लगाने के बाद भी आपको जो है वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है, आप इस कंट्री के टैक्स पेयर बन जाते हो, आपको भी प्रॉपर टैक्स वगैरह भरना होता है और आपको प्रॉपर लीगल वर्क परमिट मिलता है कि जहाँ भी आपको काम करना है आप काम कर सकते हो, जब तक आपका केस डिसाइड नहीं होता। जब डिसाइड हो जाता है तो आपको उससे ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो यही सारे कुछ तरीके हैं। असाइलम वाला तरीका मोस्टली वही लोग लगाते हैं जिनको पहले कुछ पास्ट प्रोसिक्यूशन हुई है उनकी कंट्री में, और जब आपका केस डिसाइड हो जाता है तो उसमें दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपको पास हो जाओगे आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, या फिर डिपोटेशन के चांसेस लग जाते हैं। लेकिन डिपोटेशन भी इतनी आसानी से नहीं लगती है। आप जब इमिग्रेशन अटॉर्नी को हायर करोगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं कि अगर आप यहाँ पे आपकी हियरिंग फेल होगी तो अब अगला क्या स्टेप है, आगे क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड काम करें, यहाँ पे इमिग्रेशन अटॉर्नी की हेल्प ज़रूर लें। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर ये प्रोसेस करने में पैसा कितना लगता है, कितने डॉलर लगेंगे। तो जितना मैंने यहाँ पर देखा है, जितना लोग बात करते हैं, जितना वो लोग फ़ीस भर रहे हैं, $6,000 से लेके $10,000 के बीच इतना एक इमिग्रेशन लॉयर अमेरिका में आपको चार्ज करता है। तो इतना एक्सपेक्टेशन लेके चलो। और ऐसा नहीं कि आपको इकट्ठे ही $6,000 भर देना है या $10,000 भर देना है, वो एकदम शिफ्ट बाय शिफ्ट। जैसे पहले जब आपने कांटेक्ट करना है किसी लॉयर को तब थोड़ी सी फीस होगी, फिर आगे वर्क परमिट के लिए बायोमेट्रिक वगैरह जो भी प्रोसेस रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप जो है ये फ़ीस पे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इकट्ठे आपको भर देना है, लेकिन जो एक टोटल अमाउंट है इतना आप लेके चलो, 6,000 से लेके $10,000 के बीच। तो इतना आपको एक इमिग्रेशन अटॉर्नी जो है वो चार्ज करते हैं, ये उनकी फ़ीस है। तो ये जितने भी मैंने आपको तरीके बताया ना, शादी का तरीका, बिजनेस का तरीका, लोग असाइलम से भी ग्रीन कार्ड मिला है, काफ़ी लोग हैं। आप यहाँ पर आओगे तो आपको दिखेंगे कि भाई असाइलम से भी लोगों को ग्रीन कार्ड मिला है और प्रॉपर अभी तो US सिटीजन भी लोग बन चुके हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप लोग पूछ रहे थे कि भाई कैसे मैं भी अगर विजिट वीज़ा से ग्रीन कार्ड तक का प्रोसेस है, तो प्रोसेस हमेशा लीगली जाए, कुछ भी इलीगल काम करने की कोशिश ना करें। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप बॉर्डर क्रॉस करके आओ भाई, ऐसे आओ, नहीं, लीगली आओ। लीगल पाथवेज अमेरिका में बहुत है। अमेरिका इज़ अ कंट्री ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो समझ लेना आप एक तरह से आपका जन्म हो रहा है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि भाई अब अगले स्टेप्स जो हैं वो मुझे कैसे चलने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो बंदा भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है वो राजा है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। पुलिस वाला भी अगर जा रहा होगा ना तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपने रूल नहीं तोड़ा। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जाते हो
फिर आपका यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। 3 चीज़ें अमेरिका में याद रखना, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री, दूसरा क्रेडिट, बैंक की हिस्ट्री, बैंक में कितना पैसा है, कैसे आप पैसे को आप हैंडल करते हो, तीसरा आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड। ये 3 चीज़ें आपकी अच्छी हैं, राजा हो आप यहाँ पर, आपको किसी की से डरने की या किसी से आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जितने भी मैं क्वेश्चंस के, जितना मुझे मालूम है उतना मैं कोशिश करता हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँ। एक भाई ने तो बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा कि सर आप जो भी चीज़ बताते हो खुलकर बताते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब मैं किसी से 1 to 1 बातचीत कर रहा हूँ। तो यार अगर मैं नॉर्मल ज़िंदगी में भी ना ऐसा ही हूँ, मैं कोई ऐसा एक्टिंग नहीं करता कि भाई मैं हूँ कुछ और दिखाऊंगा कुछ और। तो जो एक्चुअल लीगल इन्फॉर्मेशन है मैं भी आपको वही देता हूँ। लॉयर इस चीज़ की फ़ीस लेते हैं, मैं बस आपको यूट्यूब के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको समझता हूँ, काफ़ी लोगों की ड्रीम है अमेरिका आना। एक दिन मैं भी ऐसा सोचता था और मैं भी रिसर्च करता था, इन्फॉर्मेशन गेन करता था कि किस तरह से यार हम भी अमेरिका पहुँच सकें। हर बंदे की अपनी ड्रीम होती है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, तो किसी को अमेरिका में आना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको अपनी ड्रीम पे काम भी खुद ही करना होगा, कोई दूसरा इंसान आपकी ड्रीम पे काम नहीं करेगा। तो मैं ये चैनल, ये है अमेरिका, डेडिकेटेड टू ऑल दोज ड्रीमर्स। मेरा चैनल ही आप लोगों के लिए बनाया हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है मैं कोशिश करूँगा वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर एकदम जेन्यून तरीके से, लीगल तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ। तो मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, शेको फटे।